गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण कक्षा 6 हिंदी व्याकरण का पाठ 2 पढ़ेंगे, वर्ण विचार। जैसे कि हमने पहला पाठ पढ़ा था भाषा एवं व्याकरण, तो व्याकरण के पहला विभाग है वर्ण विचार। तो आइए जानते हैं वर्ण क्या है। वर्ण जैसे हम शब्द लिखते हैं राम, तो रा धन आ धन मा धन अ, राम। तो राम खाना खाता है ऐसे प्रयोग किया। तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। वर्ण कैसे कहते हैं? ये भाषा की सबसे छोटी से या भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है, जिसके पुनः या और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे हमने राम शब्द लिखा, यह शब्द है, अब उसके टुकड़े किए तो रा धन आ धन मा धन अ। अब रा के और टुकड़े नहीं हो सकते, इसलिए राम में ये 4 वर्ण हैं। कुछ ह्रस्व हैं, कुछ व्यंजन हैं, कुछ स्वर हैं। ठीक है, आइए वर्णमाला। प्रत्येक भाषा की एक अपनी एक वर्णमाला होती है, तो हिंदी भाषा की भी वर्णमाला है, आप पहले पढ़ चुके हैं। वर्णमाला में 3 प्रकार के वर्ण होते हैं। वर्णों के भेद बताएं तो वर्णमाला में 3 प्रकार के वर्ण होते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों की क्रमबद्ध सारणी को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की क्रमबद्ध सारणी को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में 3 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर, व्यंजन, अयोग, वाह। क्या क्या होते हैं? स्वर, व्यंजन, अयोग, वाह। और स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलते समय बिना किसी रुकावट के हवा मुख से बाहर निकलती है वे स्वर कहलाते हैं। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है या जिनके उच्चारण में किन्हीं अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वे स्वर कहलाते हैं। स्वर के भेद। अब स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर एवं पुलित स्वर। तो आ से लेकर औ तक हमारे 11 स्वर होते हैं। तो ये 11 स्वर 3 भागों में या 2 भागों में बंटे हुए होते हैं। तो आइए जानते हैं ह्रस्व स्वर क्या है। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ, री, ये 4 वर्ण आते हैं ह्रस्व स्वर में, अ, ई, उ, री। अब आ गया दीर्घ स्वर। दीर्घ अर्थात बड़ा। ह्रस्व से दुगुना समय दीर्घ ह्रस्व वर्ण के उच्चारण से दुगना समय लगने वाले वर्ण को दीर्घ स्वर कहते हैं। यह इनका उच्चारण करने में ह्रस्व की अपेक्षा अधिक या दुगना, ह्रस्व से दुगना समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब 4 यहाँ चले गए। अब कितने बच गए? 7 और स्वर बच गए। अब आ, ई, उ, ए, ऐ, औ, औ, ये 7 दीर्घ स्वर हैं। पुलित स्वर। इन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों से तिगुना समय लगता है। ये प्रायः पुकारने में प्रयोग होते हैं। अरे राम इधर आओ, ऐसे जब कोई दूर है तो उसको पुकारने अर्थ में। और इसके आगे हम ऐसे 3 संख्या लिख देते हैं, जिससे यह तिगुने का द्योतक होता है। जैसे ओम, हम ऐसे वेदों में इसका प्रयोग किया जाता है। वर्णमाला का वर्णों का अगला भेद है व्यंजन। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुख में रुककर बाहर आती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अर्थात हम इन्हें कह सकते हैं जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये भी आपने पढ़ा है। व्यंजन के भेद। व्यंजन का वर्गीकरण मुख्यतः 2 आधारों पर किया जाता है। व्यंजन का वर्गीकरण मुख्यतः 2 आधार मानकर किया जाता है। एक स्पर्श के आधार पर, एक श्वास की मात्रा के आधार पर। ठीक है, स्पर्श अर्थात
टच करना, छूना, ठीक है। और श्वास की मात्रा, हम सांस कम ले रहे हैं, ज्यादा ले रहे हैं, इसके आधार पर भी वर्गीकरण होता है। तो स्पर्श के आधार पर देखिए, स्पर्श व्यंजन, उक्षिप्त व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श के आधार पर व्यंजनों के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं, ठीक है। स्पर्श व्यंजन, उक्षिप्त व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु कंठ, दांत, मूर्धा, तालु अथवा ओंठों का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये सभी स्पर्श व्यंजन हैं। इनका विवरण निम्न प्रकार से है। अब आइए, स्पर्श व्यंजन किन्हें कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु या जीवा के साथ मुख के अन्य भागों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अब हमारी वर्णमाला में आ से लेकर औ तक स्वर है। आगे का से मां तक, का से मां तक ये 25 वर्ण आ जाते हैं। इसके अंदर 5 वर्ग हैं, जैसे काखा गागा गा, का वर्ग, चाछा जाजा या, चा वर्ग, टाठा डाडा ना, टा वर्ग, ताथा दादा ना, ता वर्ग, पाफा बाबा मा, पा वर्ग, ठीक है। तो जो पावर का वर्ग कैसे बोला, का से स्टार्ट शुरू हो रहा है, तो का वर्ग, चा से चा वर्ग, टा से टा वर्ग, ता से ता वर्ग एवं पा से पा वर्ग। तो कावर का उच्चारण कंठ होता है, चावर का उच्चारण तालु। तालु क्या होते हैं? मुख का निचला भाग। टावर का मुख का ऊपरी भाग। तावर का दांत और पावर के ओंठ। पा फा बाबा, इनको बिना ओंठ के हम इसका उच्चारण नहीं कर सकते। तो जितने भी वर्ण हैं, इन उच्चारण स्थानों के बिना हम इनका उच्चारण नहीं कर सकते। अगला है उक्षिप्त। उक्षिप्त क्या है? डा ढा को भी व्यंजनों में सम्मिलित किया जाता है। अब डा डा हमारे स्पर्श में भी आ जाते हैं, परंतु इसके नीचे ये जो बिंदी, ये नुक्ता चिन्ह लगाया गया है, तो इसको हम क्या करते हैं? उक्षिप्त कहते हैं, जिनको ड ढ। उच्छिप्त मतलब बाहर फेंकना, उक्षिप्त मतलब बाहर की ओर फेंकना। तो ड ढ, इनमें मुख से जीभ बाहर की तरफ इन वर्णों को फेंकती प्रतीत होती है, इसलिए इन्हें उक्षिप्त वर्ण कहते हैं। अगला है अंतस्थ। क्या है? अंतस्थ व्यंजन। या रा ला वा अंतस्थ व्यंजन है। या रा ला वा ये अंतस्थ व्यंजन है। इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का है। इनका उच्चारण जिह्वा, तालु, दांत, ओंठों के स्पर्श से होता है, परंतु स्पर्श पूरा नहीं होता। या रा ला वा, हम इनका उच्चारण करेंगे तो इनके सीधे वायु न तो एकदम से बाहर निकल रही है और ना ही कहीं फंस रही है जीभ। ये सीधे मध्य से इनका उच्चारण होता है। अंतः मतलब बीच में होने वाले, मुख के बीचों बीच जिनका उच्चारण हो, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। या रा ला व। अब एकदम से वायु बाहर भी निकल ली बिना किसी रुकावट के, ठीक है, और रुक भी रही है, तो इसलिए ना ये स्वर ही पूरी तरह है, ना ही ये व्यंजन ही। तो इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अगले वर्ण आ गए वर्णमाला में शा श सा ह, ठीक है। यारा ला वा तक हो गया। अब शा श सा ह। उसमें व्यंजन देखिए, इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से, ठीक है, गर्म वायु निकलती है। गर्म वायु निकलती है, गर्मी उत्पन्न होती है, इसलिए इन व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। श श स ह। तो इन सभी के आप महसूस करेंगे मुख से कैसी गर्म वायु निकल रही है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये तो हो गया स्पर्श के आधार पर। अगला है श्वास की मात्रा के आधार पर। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं। अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण अर्थात जिन व्यंजनों में
श्वास की मात्रा कम होती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अल्प प्राण व्यंजन में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से व्यंजन होते हैं। अब देखिए, महाप्राण व्यंजन, जिन व्यंजनों के में श्वास की मात्रा अधिक होते हैं उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसमें देखते हैं। ये तालिका है, ये हमारा का वर्ग हो गया, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग, पावर्ग, अंतस्थ, ऊष्म। इनमें से अब श्वास के आधार पर वर्गीकरण कैसे कैसे हुआ है। अल्प प्राण व्यंजन ये पहली तालिका है और महाप्राण व्यंजन ये दूसरी तालिका है। जैसे का वर्ग था तो का वर्ग का पहला, गा तीसरा वर्ण और गा पांचवा वर्ण। ठीक है, पहला तीसरा पांचवा, ठीक है, पहला तीसरा पांचवा, और महाप्राण में दूसरा चौथा। ठीक है, तो अपने वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण क्या होता है, अल्प प्राण, और अपने वर्ग का मतलब जैसे का वर्ग तो उसका दूसरा और चौथा, दूसरा वर्ण है खा और चौथा वर्ण है घा, ये क्या होते हैं, महाप्राण में आते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये नीचे इनका भी है। और अब हम इनको सभी को देखेंगे, आप इनको नोट करेंगे। अंतस्था में आइए, अंतस्था में क्या होते हैं, या रा लावा, ये सब क्या है, अल्प प्राण में है और महाप्राण में इसका कुछ भी नहीं है। अब ऊष्म में चार थे, सा श श, तो अब ये तीन ही है, तो एक हा का उच्चारण कहाँ होता है, हा का उच्चारण महाप्राण में किया जाता है। तो ये हमने जाना श्वास के आधार पर व्यंजनों के दो भेद होते हैं, अल्प प्राण एवं महाप्राण। अल्प प्राण अर्थात जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम सांस लेनी पड़ती है, और महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक सांस लेनी पड़ती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त व्यंजन और भी हैं, जैसे संयुक्त व्यंजन। क्या, संयुक्त व्यंजन, दो भिन्न व्यंजनों के मिलने से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, दो भिन्न व्यंजनों से, दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ एवं स्र, ये चार संयुक्त व्यंजन होते हैं। वर्णमाला में हम तीन ही लिखते हैं, स्रा का नहीं है। अब देखिए व्यंजन, व्यंजन कैसे कैसे, ये हम इस एक बार इस तालिका को समझेंगे। का, धन, शा, ये दो भिन्न भिन्न व्यंजन हैं। अब इनका संयुक्त व्यंजन क्या बना, क्ष। ठीक है, दो भिन्न व्यंजन के मिलने से बनने वाले ये संयुक्त व्यंजन क्ष बन गया। इस व्यंजन का नाम है संयुक्त व्यंजन। आइए नीचे इसको समझते हैं। जा, धन, या, जा अलग व्यंजन है, या अलग व्यंजन है। इन दो भिन्न व्यंजन के मिलने से ज्ञ, ज्ञ जिसको हम ज्ञ कहते हैं, ज्ञ ये बना, तो यह संयुक्त व्यंजन है। इनके शब्द हमने जाने, क्षमा, ज्ञान। ठीक है, ऐसे ता और रा दो भिन्न व्यंजन से त्रा बन गया, श और रा दो भिन्न व्यंजन के मिलने से स्रा बन गया। ठीक है, तो पुत्र, श्रम ये इनके शब्द हैं। तो इसकी संयुक्त व्यंजन दो भिन्न व्यंजन के मिलने से बनने वाले व्यंजन। ठीक है, अब दो भिन्न व्यंजन मिलते हैं, दोनों का स्वरूप उस व्यंजन में नहीं दिखाई देता, उससे कुछ अलग ही व्यंजन बनता है, उससे क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छा में हमें कहीं भी का और सा दिखेगा नहीं, केवल उच्चारण, कक्षा, 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 कक्षा। ठीक है, कक्षा, रक्षा, ऐसे इसका उच्चारण होता है। अब अगला है व्यंजन द्वित्व। जब एक जैसे दो व्यंजन आपस में मिलते हैं उसे व्यंजन द्वित्व कहते हैं। एक जैसे व्यंजन मिलते हैं, जैसे क और क, पहले संयुक्त व्यंजन में भिन्न भिन्न अलग अलग व्यंजन थे, अब यहाँ पर एक जैसे, जैसे पक्का, पक्का, पक्का बन गया। ऐसे मिट्टी, टाटा मिल गया तो मिट्टी, लाला मिल गया तो ल, पल्ला, ताता मिल गया तो पत्ता, गत्ता। ठीक है, ये जैसे लाल है, पल्ला, गल्ला, इस तरीके के ये शब्द भी इससे बन जाएंगे। अगला है मात्राएं। मात्राएं आपने देखी, आपने पहले भी पढ़ा है,
स्वरों की मात्राएं होती हैं। स्वरों की मात्राएं होती हैं। अब मात्रा किसे कहते हैं? आपके पास यदि कोई प्रश्न है, कोई आपसे पूछता है, आपको पता होना चाहिए मात्राएं किसे कहते हैं। तो व्यंजनों के साथ स्वरों के प्रयोग, स्वरों का प्रयोग होना ही मात्रा कहलाता है। व्यंजनों के साथ स्वरों का प्रयोग करना ही मात्रा कहलाता है। यह स्वरों का बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है। ठीक है, स्वर जैसे आ, ई, उ ये स्वर हैं। अब इसको हम जानते हैं स्वरों का बदला हुआ रूप कैसे मात्रा कहलाता है, या स्वरों का व्यंजनों के साथ प्रयोग होना ही मात्रा कैसे कहलाता है। आ, ई, ये स्वर है ना। अब आ जो हर्ष आ है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, क्योंकि इस ये हर व्यंजन के साथ प्रयोग किया जाता है। अब जैसे दीर्घ आ है, तो स्वर मात्रा में इसका देखो एक ये इस प्रकार का इसका स्वरूप है, और का धन आ। अब यहाँ पर का में आ नहीं लिखा पूरा, ठीक है, इसमें केवल मात्रा के रूप में आया है। तो इसलिए स्वरों का बदला हुआ रूप या स्वरों का व्यंजन के साथ प्रयोग होना ही मात्रा कहलाता है। तो आप जानते हैं 10 स्वरों की मात्राएं होती हैं, आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। अब आगे हम चलेंगे। अयोगवाह। अयोगवाह ऐसे वर्ण जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं। ठीक है, वर्णमाला में ऐसे वर्ण जो ना ही स्वर है ना ही व्यंजन है। अयोगवाह, अ अर्थात नहीं है, योग मतलब जुड़ा हुआ, ठीक है, वाह मतलब जो बताता है, न जो अपने को स्वर में जुड़ा हुआ बताता है, ना व्यंजन में जुड़ा हुआ बताता है, तो उसे अयोग, जिसका स्वर एवं व्यंजन कहीं भी योग नहीं है, ऐसे वर्ण अयोग वाह कहलाते हैं। इनका प्रयोग स्वर और व्यंजन दोनों के साथ होता है। ठीक है, इनकी भी मात्राएं, स्वरों के अलावा अयोग वाह की भी मात्राएं होती हैं। अब देखिए इनका कैसे प्रयोग होता है। आ के साथ अनुस्वार के रूप में, आ के साथ अनुनासिक रूप में, ठीक है, और आ के साथ विसर्ग रूप में। तो इन्हें हम कहते हैं अंग, अ और अह। ठीक है, ये का जैसा करी का के साथ जुड़ेंगे कंग, क, कह, खा के साथ खंग, ख, खह। ठीक है, ये इसी प्रकार ये कहीं भी स्वरों के, एक आप नोट करेंगे, स्वरों के अलावा अयोग वाह की भी मात्राएं होती हैं। ठीक है, अयोग वाह कौन कौन से हैं? अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। ठीक है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। आइए प्रश्न अभ्यास देखें, क्या सीखा। सही गलत आप इनको देखेंगे। आपने पाठ पढ़ा है, इसको पहले तो आप ध्यान से पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे, और उसके बाद ही आप यह प्रश्न कार्य शुरू करेंगे। तो पहला है, सही एवं गलत का निशान लगाइए। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो वर्णों का समूह क्या होता है? शब्द होता है। वर्णों का एक निश्चित समूह, ठीक है, तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। ये वर्णों की क्रमबद्ध सारणी, उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को शब्द भी कहते हैं। वर्णों को शब्द भी कहते हैं। तो वर्णों को शब्द कहते हैं, तो याद करिए। हिंदी वर्णमाला में 39 व्यंजन हैं। तो गिनिए वर्णमाला में व्यंजन कितने, स्वर कितने, कितने व्यंजन हैं, आप इनको सही गलत करिए। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। तो ये सही है गलत है, आप इन्हें भरिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई डैश होती है। इसको देखिए, भाषा, किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को उस भाषा की डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों का जो समूह है। ठीक है, अब इन्होंने बेटा ये देखो सही, इन्होंने वर्णों का जो समूह है, निश्चित वर्णों का समूह कहेंगे हम क्या कहेंगे? निश्चित वर्णों का समूह। ठीक है, वर्णों का समूह में तो क्या आ जाएगा, हम जैसे राम लिखेंगे तो रा, आ, मा, आ, तो ये भी तो वर्णों का समूह है ना, तो इसे हम शब्द कहते हैं। तो निश्चित, अब जैसे हमारे पास स्वर और व्यंजन जब वो सब, ठीक है, 11 स्वर 33 व्यंजन मिलके आते हैं और एक साथ वो लिखे जाते हैं, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को डैश भी कहते हैं। वर्णों को हम और क्या कहते हैं, तो उसको आप लिखेंगे, ऐसे वर्ण जो ना स्वर है ना ही व्यंजन है, उन्हें
डैश कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था उसको क्या कहते हैं। अब देखो निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेदन करो। वर्ण विच्छेदन आता है जैसे कुत्ता, क्या लिखा है कुत्ता, तो वर्ण विच्छेदन। अब इसमें आपने एक एक वर्ण को अलग करना है, स्वर को अलग करना है, व्यंजन को अलग करना है। ये ध्यान रखिए, जब व्यंजन से स्वर अलग होता है तो वह हलंत बन जाता है। ठीक है, तो हम उसको जैसे का है, का से अगर वो अलग होगा तो का क्या हो जाएगा, व्यंजन में आ जाएगा, उसमें हलंत एक ऐसे पाई नीचे की ओर लग जाएगी। ठीक है, तो इनको आप करेंगे। अगला है प्रश्न उत्तर। वर्णों की परिभाषा लिखो। वर्णों की परिभाषा लिखो। तो वर्ण किसे कहते हैं, तो ये आप लिख सकते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसके पुनः टुकड़े नहीं किए जा सकते। आ, ई, का, खा, गा आदि ये सभी वर्ण हैं। वर्णों से शब्द बनते हैं। बस ये हो गया। अगला है वर्ण को कितने प्रकारों में विभाजित किया जाता है। वर्णों को तीन भागों में विभाजित किया जाता है, स्वर, व्यंजन एवं अयोगवाह। अब आप इनकी परिभाषाएं नहीं लिखेंगे, आप सीधे स्वर के तीनों भेद, उनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। व्यंजन के आपने देखे का से लेकर ज्ञ तक किस प्रकार इनका वर्गीकरण हुआ था। आप केवल उन व्यंजनों के उदाहरण लिखेंगे, परिभाषाएं नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो व्यंजनों के हमने देखे स्पर्श, उच्छिप्त, अंतस्थः, ऊष्म। ठीक है, और अल्प प्राण एवं महाप्राण, इस तरीके से आप लिखेंगे इनको। स्वर व्यंजनों से किस प्रकार अलग है, स्पष्ट करो। तो आपने स्वर की परिभाषा एवं व्यंजन की परिभाषा और स्वर के उदाहरण एवं व्यंजन के उदाहरण लिख देने हैं। ठीक है, स्वर और व्यंजन ये आप लिख दोगे। अयोगवाह से आप क्या समझते हैं। अयोगवाह किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण या जिन वर्णों का योग ना ही स्वरों में होता है ना ही व्यंजनों में होता है, ऐसे वर्णों को अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, और अयोगवाह तीन प्रकार के होते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक एवं विसर्ग। तो आशा आपको यह समझ आएगा। तो पहले आप पाठ को समझेंगे, इसके बाद ही प्रश्न उत्तर करेंगे। तो ये आप इनको ध्यानपूर्वक आराम से करेंगे। कोई शंका होती तो आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।